बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ट्रिब्यूनल केसेस पर अहम तरीन फ़ैसला आ चुका है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास जब भी कोई दरख्वास्त दायर होती है तो आवाम को पहले से ही पता चल जाता है कि इसका फ़ैसला क्या होगा। हालांकि काजी साहब अपनी बादशाहत ख़त्म करने के दावे तो हर जगह करते हैं, लेकिन ये भी चीज़ जो है वो बार बार लोगों से कहते हैं कि पहले की तरह बेंचेस बनने के बाद किसी को पता नहीं होता कि फ़ैसले कैसे आएंगे। लेकिन बेंचेस बनने के बाद का तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से या फिर इस सिस्टम के पसंदीदा जो सहूलतकार हैं उनकी तरफ से जब भी कोई दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है तो सबसे पहले वाज़े तौर पर नज़र आ जाता है कि इस पर फैसला क्या आएगा। और काजी साहब भी ऐन तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं और फिर वो फैसले वैसे ही जारी किए जाते हैं जिन मकासद के लिए वो फिर दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई होती हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो मौजूदा दौर जा रहा है ये मुतनाज़ा तरीन दौर है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तज़ादात इतने ज़्यादा हैं कि उनके ऊपर इतने ज़्यादा सवालात उठते हैं जिनके जवाबात शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की लेगेसी के साथ उनको देने पड़ेंगे। उसको कुर्बान करके अपनी लेगेसी को उनके जवाबात जो हैं शायद फिर भी वो ना दे पाएँ। बहरहाल इस केस का थोड़ा सा आपके साथ बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड यूँ है कि 8 फरवरी इंतखाबात के बाद जब मामला इलेक्शन में धांधली का चला तो उसके बाद हालात इस तरह से बने कि शिकायत आना शुरू होगी और इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स के लिए लाहौर हाई कोर्ट से नाम मांगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 नाम दिए। सबसे पहले जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उन दोनों नामों को अपॉइंट कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दी और 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो बना दिए गए। उसके बाद उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने उसके बाद 6 और नाम दिए और फिर उनमें से भी जो है उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान तनाज़ा ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि आप हमें पैनल बना कर दें, उसके बाद जो जजेस हैं वो हम लगाएंगे। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चला गया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि नाम देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लाहौर हाई कोर्ट का काम है और उनको नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन उसमें अपनी मर्जी या जो बाकी मामलात है उसके ऊपर एतराज़ात नहीं उठा सकता। ये बात इस हद तक भी ठीक थी कि इलेक्शन कमीशन जो पैनल मांग रहा था वो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से मांग रहा था, यानी पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी किस्म के कोई पैनल नहीं मांगे। जो नाम हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी ट्रिब्यूनल्स बन गए विदाउट एनी डिस्प्यूट। सिंध में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो लाहौर के अंदर ये मामला क्यों होता है, लाहौर के अंदर मामला ये इसलिए भी होता हुआ नज़र आया कि पूरे पंजाब के अंदर जितना ज़्यादा मैंडेट था, जितनी ज़्यादा सीटें थी, तो उन सारी सीटों को कवर करना, उन सारे मामलात को कंट्रोल करना, ज़ाहिर है लाहौर के अंदर जितने मामलात थे वो किसी और सूबे के अंदर उतनी सीटें या उतना मैंडेट जो है वो नहीं था। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया कि जो इस वक्त मौजूदा ट्रिब्यूनल्स हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं और बाकी जो 6 लोग थे, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये नाम लाहौर हाई कोर्ट ने जो दिए हैं इसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे। अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा 1 हफ्ते के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये जो 6 नाम हैं, ये जो 6 ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपनी जगह पर वाक़े हो जाएंगे, बन जाएंगे ऑटोमेटिकली और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन ट्रिब्यूनल्स के एरियाज़ भी डिफ़ाइन कर दिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके हल्कों के केसेस जो हैं वो कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स में सुने जाएंगे। जब ये मामला आया तो उस वक्त एडवोकेट सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर गए थे, तो वहाँ पर भी ये मामला आ गया। तो अब इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ का डिस्प्यूट था। इलेक्शन कमीशन कहता था कि 4 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के हम लगा देते हैं और बाकी जो 4 हैं उनके ऊपर हम रिटायर्ड जजेस को अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, उसमें लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हमें जो है वो मजबूर नहीं कर सकता। अब ये जो तनाज़ा था, ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया था, इसको ख़त्म करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया और उस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट में आज उसके ऊपर फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अब उसके बाद एक एक्ट भी आया जिस एक्ट में पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया कि आप ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर जो रिटायर्ड जजेस हैं वो लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के नामज़द जो ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम थे उनमें से 4 लोगों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए और बाकी जो 4 थे उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड जजेस को लगाने की बात की थी, जिस तनाज़े पर आज फैसला सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केस पर फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल रुकनी बेंच का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया और उसके साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत के अंदर ये फैसला पढ़कर सुनाया और 12 जून 2024 का फैसला था ये लाहौर हाई कोर्ट का, जिसे कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जो अपीलें थी वो मंजूर की और उसके बाद फैसला क्या था, वो ये था कि लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में मीनिंगफुल कंसल्टेशन ना होने की वजह से ये सारा मामला आया। अगर लाहौर हाई कोर्ट इस बात को मद्देनज़र रखता कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के बीच में मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए तो उस वक़्त ये फ़ैसला ना दिया जाता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी इसमें इजाफी नोट लिखा है जिसके साथ जस्टिस अकील अब्बासी ने इत्तफ़ाक़ किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इत्तफ़ाक़ करते हुए जो इजाफी नोट लिखा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये लार्जर बेंच ने 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला सुनाया उसमें मजीद कहा कि हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात का ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। अगर मुलाकात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा फ़ैसला दिया जाता तो फ़ैसला इस तरह से बिल्कुल भी ना होता। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा आज के फ़ैसले में कि तनाज़ा जब आइनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के इजाफी नोट भी सामने आना अभी तक बाकी है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इतने लंबे अरसे तक, सबसे पहले तो अगर बात करें तो रोक के रखना नहीं चाहिए था, पहले से ट्रिब्यूनल्स को फाल कर देते तो अभी तक बहुत सारे मामलात में क्लैरिटी आ जाती। अब जबकि आइनी तरमीम की बात हो रही है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा डायरेक्ट उससे मुस्तफ़ीद होते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन या फिर आइनी अदालत के क़याम के बाद उनको आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाने के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है, तो उस वक़्त इस मामले को हल करना और फिर ट्रिब्यूनल्स को ये इख्तियार दे देना। एक बात और आपके सामने रखूँ, बलोचिस्तान का एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें काजी फाइज ईसा साहब फरमाते हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कोई अहमियत नहीं जब डब्बे खोल दिए जाएँ। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फ़ाल कर दिया है, दूसरी तरफ ये डायरेक्शन दे दिया है, ये इशारा दे दिया है एक किस्म का कि भाई आप फॉर्म 45 को भी ना देखें, फॉर्म 47 को भी ना देखें और डब्बे खुलवा के दोबारा गिनतियां कर दें और जितने मर्जी डब्बे खुलवाने उतने मर्जी डब्बे खुलवा दें, जितनी मर्जी गिनती करनी है जितनी मर्जी गिनती कर दें। और आपने नाजरीन देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जब भी डब्बे खुलते हैं और जो हुकूमत बैठी होती है उसका जो कैंडिडेट है डब्बे खुलने के बाद वही क्यों जीतता है, वो इसलिए कि उसके पास पावर होती है और मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी सहूलतकारी फराहम करता है। अगर डब्बे खोल दिए जाएँ तो सीलें तो उस वक्त तोड़ दी गई थी और अब उसमें से वोट कम करना या वोटों को बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये जो नुक्ता था इसमें इसलिए भी जान नज़र नहीं आती कि जब पहली दफ़ा वहाँ पर मौजूद होते हैं तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स, उनके सामने जब डब्बे खोले जाते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा भी होता है, जिसमें जमात इस्लामी का भी, नून लीग का भी, PTI का भी, तो 5, 7 या 10 पोलिंग एजेंट्स के सामने जब डब्बे खोले जाते हैं, गिनती की जाती है और फॉर्म 45 बनाया जाता है, तो क्या वो फॉर्म 45 ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा या फिर इलेक्शन के 1 साल बाद, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद वो डब्बे उसी इलेक्शन कमीशन के पास पड़े होते हैं जिसके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम है, जिसके पास सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, तो क्या उन डब्बों में रद्दोबदल करना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें रद्दोबदल आसानी से किया जा सकता है, बल्कि स्कोर सेटल करने के लिए, नंबर गेम पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि ये बयानिया बनाया जाए कि डब्बे खोलें और उसके बाद दोबारा से गिनती करें। खैर इस मामले के ऊपर अगर हम देखें तो एक पारा चिनार की एक और सीट है जो मजलिस वादत मुस्लिमीन के पास है, उसके ऊपर भी दोबारा गिनती का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज के पास अब पहुंच चुका है और मुमकिन तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद उसमें भी जो रिलीफ है वो हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाए और उनको अपने नंबर गेम पूरे करने के लिए जो है वो वाज़े तौर पर एक इशारा नज़र आ रहा है। दूसरा, जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो होना चाहिए थी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि क्या आपने मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया या नहीं किया, तो उसमें भी कोई जवाब उनको नहीं मिला। यानी कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि उन्होंने जो ये रिटायर्ड जजेस हैं उन्हीं को लगाना है और रिटायर्ड जजेस को अगर इलेक्शन कमीशन लगाता है तो मौजूदा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एतमाद है उसको मद्देनज़र अगर रखें तो क्या वो पूरी कौम का एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर,
क्या इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट या यूँ कहें कि एक आइनी इदारा, जिसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल इदारा होना चाहिए था, क्या वो है? कौम का उसके ऊपर एतमाद है, लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। और बहुत बड़े पैमाने पर 8 फरवरी की धांधली के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं और फिर सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे देने से मुतरादिफ यही होगा कि फिर भाई इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है, जो रजीम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी सहूलतकारी जारी रखे हुए हैं। तो अब इल्ज़ामात तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर भी धांधली के लगे। लियाकत अली चट्टा पिंडी के जो कमिश्नर थे, उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इल्ज़ामात लगाए थे और उस मामले को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी तक देखने सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि उनको ये चाहिए था कि उस वक्त उनका जब नाम आया, सुप्रीम कोर्ट की जब सहूलतकारी का नाम आया, तो उस मामले के ऊपर कमेटी के अंदर बहस होती और फिर उस मामले को सो मोटो लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चलाया जाना चाहिए था ताकि इलेक्शन की तहकीकात हो सकती। देखिए, तहरीक इंसाफ अगर इल्ज़ामात लगाती है तो हमें यह देखना होगा कि क्या वो इल्ज़ामात ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक हैं तो उसके लिए भी तहकीकात चाहिए, अगर वो ठीक नहीं है तो वो ये जानने के लिए भी तहकीकात चाहिए। तो तहकीकात 8 फरवरी के इंतखाबात पर करवाने के लिए कोई भी राज़ी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आखिरी महीना है और तकरीबन 25 दिन उनकी रिटायरमेंट में रह गया और 25 दिन पहले उनके फ़ैसले इस वक्त क्या साबित कर रहे हैं ये अवाम बेहतर जानती है। अब इसमें जो मज़ीद मालूमात होंगी वो ये हैं कि जस्टिस जमाल मंदुखिल साहब का नोट आएगा और उसके साथ इत्तफ़ाक़ किया है अकील अब्बासी साहब ने, तो ये नोट भी बड़ा अहम होगा लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात देना इस बात का सबूत है कि जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनको मातहत कर दिया इलेक्शन कमीशन के और कहा गया है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देगा आपने उसी तरह से काम करना है। तो ये मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी ख़िलाफ़ है और इस मामले को जिस तरह से पहले देखा जा रहा था उसी तरह से देखा जाना चाहिए था। और एक यहाँ पर मेरे ज़हन में एक चीज़ और आ रही है कि देखिए, मौजूदा पार्लियामेंट के ऊपर जितने बड़े धांधली के इल्ज़ामात हैं, वो धांधली के इल्ज़ामात पर तहकीकात किए बगैर ये पार्लियामेंट बैठ कर आइन साजी भी करने की कोशिश कर रही है, कानून साजी भी की जा रही है। उस कानून साजी से अपने ही जो इस वक्त तसल्लुत है उसको दवाम देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए कानून साजियाँ तो जारी हैं। तो इखलाकन, असूलन, कानूनन तो ये होना चाहिए था कि पहले ये देख लिया जाता है कि इन पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोगों के पास जो मैंडेट है क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं है। अगर उनके पास लेजिटिमेट मैंडेट है तो फिर उनको आइन साजी, कानून साजी का इख्तियार भी होना चाहिए। जबकि अगर उनके पास जो इस वक्त मैंडेट है वही लेजिटिमेट ना हो, गैर कानूनी हो, तो फिर जो है वो उनको कानून साजी और आइन साजी का इख्तियार किस तरह से दिया जा सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।